मिलता है जिसमें हम कहेंगे परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, कि हमने बात की थी कि जब भी आप किसी विद्यालय को संचालित कर रहे हैं, ठीक है, तो उस विद्यालय को संचालित करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक योजना होनी चाहिए। तो स्कूल में परियोजनाओं की आवश्यकता को जानने के बाद वह शुरुआत के कार्यक्रम बनाने के बाद परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, कि मतलब स्कूल में जो भी परियोजनाओं की आवश्यकता है, हमने ये जान लिया कि हमारी ये आवश्यकताएं हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था कि इमारत को ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है, इमारत नई बनाने की आवश्यकता हो सकती है, बच्चों के लिए प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, ऐसी आवश्यकताएं हो सकती है। तो जब आपने एक बार आवश्यकताओं का पता लगा लिया, अब उन आवश्यकताओं के अनुसार हमें क्या करना है, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करनी है। ठीक है, उस बदलाव को लेकर आना है जो हमारे लिए आवश्यक है, जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक परियोजना बनाते हैं। मतलब हम पहले से ही चीजों का निर्धारण कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे हम कार्य करेंगे तो हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो परियोजनाओं को लागू करने के लिए अधिक से अधिक हमें क्या करने हैं, प्रयास करने हैं। वो सीमित संसाधनों का समुचित प्रयोग भी किया जा सकता है। मतलब कि हो सकता है कि आपके पास संसाधन अभी थोड़े हैं, लेकिन उन सीमित संसाधनों का अगर आप उचित सही समय पर उपयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर स्टाफ उन परियोजनाओं को लेता है और उनकी मार्गदर्शिका तैयार करता है। मतलब स्टाफ से हम क्या करते हैं, वो परियोजनाएं स्टाफ को बता दी जाती हैं कि कार्य को ऐसे करना है। अब स्टाफ क्या कर रहा है, उसके आधार पर अपना और दूसरों का मार्गदर्शन करता है कि कैसे इनको लागू करना है। कि कोई भी परियोजना विद्यालय में बनाई जाती है, उसे लागू कौन करवाते हैं, अध्यापक करवाते हैं। ठीक है, तो ये जो परियोजनाएं हैं, मानवीय और अमानवीय प्रयोग करते हुए इस योजना को हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, अधिक से अधिक स्कूल में सुधार कर सकते हैं। मानवीय और अमानवीय का मतलब होता है कि कुछ हमें लगता है कि आधार पर, जैसे कोई भी रूल या कोई भी नियम, कोई भी नया बदलाव आप लेकर आ रहे हैं, जरूरी नहीं विद्यालय में हर किसी को वो बदलाव अच्छा लगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई मानवीय संसाधन आप लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए, जो वर्तमान स्टाफ है वो पर्याप्त होना चाहिए। तो उनको हम क्या कहते हैं, मानवीय संसाधन। कि अगर आपका कोई भी स्टाफ सदस्य किसी भी स्तर पर अध्यापक की कमी है या अन्य स्टाफ सदस्य की, या फिर आपके स्कूल की व्यवस्था के अनुसार थोड़ा सा ज्यादा स्टाफ होना चाहिए, तो मानवीय संसाधन का रूप कहलाते हैं। ठीक है, अमानवीय होता है जो हमारी चीजों से संबंधित हो। ठीक है, जो किस चीज से, वस्तुओं से संबंधित हो। तो वस्तुओं के आधार पर भी क्या है, कुछ ऐसा प्रबंध आपने क्या किया, विद्यालय में किया। तो हो सकता है कि चाहे अध्यापक आपने बदला है, तो पहला अध्यापक की छवि इतनी अच्छी रही हो या इतनी ज्यादा बच्चे उससे कनेक्ट हो जाते हैं कि वो नई टीचर को थोड़े टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उनको लग सकता है कि ये जो बदलाव है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर ये जो बदलाव है वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो मानवीय संसाधन के लिए भी हो सकता है, वो अमानवीय संसाधन के लिए भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो विचार किया वो गलत है, वो अपने अपने देखने की स्थिति हो जाती है। क्योंकि अभी दूसरे लोग हो सकते हैं उतने अनुभवी नहीं है, या उन्हें इस चीज का अभी उतना ज्ञान ना हो। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी योजना को पहले पूरी तरह से लागू करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम क्या कर सके, इन बदलावों के आधार पर सुधार लेकर आ सके अपने कार्य करने की गति में, अपने विद्यालय में, शिक्षा की व्यवस्था में। तो हम सुधार लेकर आने की कोशिश करते हैं। फिर जो परियोजनाएं हैं, मतलब जो भी हमारी योजनाएं हमने बनाई हैं, जब भी वो शुरू हो जाती हैं, तो स्कूल के मुखिया यानी हमारे जो प्रधान अध्यापक होते हैं, या फिर अन्य अध्यापक या विद्यार्थी, समाज के समुदाय से क्या होना चाहिए, उसको सहयोग मिलना चाहिए। ठीक है, कि जब भी आप कोई बदलाव लेकर आ रहे हैं, कोई भी आप चेंज लेकर आए हैं विद्यालय में, तो उस चेंज के लिए क्या चाहिए, हमको सहयोग चाहिए। ठीक है, ताकि आप उसे क्या कर सके, अपना सके। तभी हम उससे क्या करेंगे, सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बदलाव किसके द्वारा, अध्यापकों के द्वारा, यानी आपके स्टाफ सदस्य के द्वारा भी अपनाया जाए। ठीक है, जो छात्र हैं वो भी उसे अपनाएं, जो अभिभावक हैं वो भी क्या करें, उसका समर्थन करें, उसको अपनाएं। ठीक है, तभी आपको उससे बेनिफिट प्राप्त होगा। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि लोग इसे अपना नहीं रहे हैं, तो आप उसके बारे में डिस्कशन, चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, लोगों से संबंधित परेशानियों को सुन सकते हैं। तो जब एक सेटिस्फेक्शन उनके मन में होता है, तो वो उस चीज को स्वतः जो है सामान्य तरीके से जो है अपना लेते हैं। फिर स्कूल के मुखिया का ज्यादा उत्तरदायित्व बनता है, मतलब प्रधानाचार्य का ज्यादा उत्तरदायित्व ये बनता है कि जो भी गतिविधियां उसने लागू की हैं, ठीक है, उनको क्या करे, सहयोग दे। जो भी चीजें हैं तो उसके अनुरूप थोड़ा सा जो
चीजों को वो फ्लेक्सिबल रख सकते हैं। तो इन विभिन्न परियोजनाओं को चलाने के लिए स्कूल में अध्यापकों को विभिन्न समितियां बनानी चाहिए। मतलब हर तरह की परियोजना को कैसे संचालित किया जाएगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने स्कूल में देखा है कि हाउस होते हैं, तो उन हाउस में क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो उस आधार पर भी कि हर एक हाउस को या फिर समिति कमेटी आपने बना दी कि इस मेंबर के इतने लोग होंगे और वो इस तरह की जो सुविधाएं हैं या इस तरह की जो परियोजनाएं हैं उस पर ध्यान देंगे। तो इन योजनाओं को बनाने और लागू करने का जो निश्चित समय है, कार्यक्रम होना चाहिए। ठीक है कि 1 वर्ष की हमारी जैसे समय अवधि है, तो आप विद्यालय की शुरुआत में ही योजनाएं लेकर आ सकते हैं, ताकि हम पूरे वर्ष जो है उस योजना से जो भी हमें लाभ हानि हो रही है, जो बदलाव हो रहा है, उसको हम मेजर कर सकें, ताकि स्कूल में जो वांछित सुधार है उसको लेकर आया जा सके। परियोजनाओं को लागू करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं। मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास ज्यादा अनुभव है विद्यालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, आप उनसे भी क्या कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है। तो हमेशा जब भी हम किसकी बात करते हैं, किसी भी परियोजना की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी परियोजना, ठीक है, वो परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करवाने के लिए, मतलब उसके कार्यों को सही प्रकार से संचालित करने के लिए, तो हम कहेंगे उनको क्रियान्वित करवाने के लिए एक व्यवस्थित और चरण दर चरण दर चरण का मतलब होता है स्टेप वाइज। ठीक है कि एक एक स्टेप करके हम क्या करेंगे, उनको लागू करते हुए चलेंगे। तो चरण की जो प्रक्रिया होती है उसकी हमें क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी कि एक एक स्टेप के साथ क्या करेंगे, आप उन चीजों को लागू करते जाएंगे जो आपके विद्यालय में सुधार लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप ऐसे काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, हर एक चीज का आपने पहले से निर्धारण कर रखा है कि कौन सी चीज को कब लागू करना है, तो इससे ये चीज सुनिश्चित होती है कि आपकी परियोजना का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि इस तरह का बदलाव आप इससे चाहते हैं। इसमें आप अपने हितधारकों को भी क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हितधारक मतलब जो आपका हित चाहते हैं, जैसे आपके स्कूल में जो स्टाफ सदस्य हैं वो आपके हित के बारे में बात करते हैं, आपका समाज जो है विद्यालय के हित के बारे में बात करता है। ठीक है। और आप अपने संसाधन को क्या कर सकते हैं, प्रभावी रूप से, ठीक है, प्रभावी तरीके से संसाधनों का क्या होगा, उपयोग होगा। जो भी संसाधन आपके पास है उनको आप अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप अपनी परियोजनाओं को स्टेप टू स्टेप लेकर चलते हैं। ठीक है। तो जब भी आप क्या करते हैं, अपनी परियोजना की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आप किसी परियोजना का आरंभ कर रहे हैं या फिर किसी परियोजना को आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले पहला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। ठीक है। तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए आवश्यकताओं का आकलन, कि हमें सबसे पहले आवश्यकताओं का पता लगाना है। जब आप आवश्यकता का आकलन कर लेते हैं, उसके आधार पर आपको क्या बनानी है, परियोजना बनानी है। ठीक है। ताकि जो भी परियोजना आप बना रहे हैं वो आपकी उस समस्या का सुधार करने के लिए, समाधान करने के लिए हो, उस अवसर का लाभ आपको मिल सके। उस परियोजना की आवश्यकता हमारी शिक्षा में सुधार के लिए, छात्रों के विकास के लिए, उनकी विधि से संबंधित होना चाहिए। दूसरा जो इसका स्टेप होना चाहिए कि हमें जब भी कोई परियोजना आप लागू कर रहे हैं, उस परियोजना को लागू करने का आपका लक्ष्य और उद्देश्य पहले से ही फिक्स होना चाहिए। कि कोई भी योजना आप लेकर आ रहे हैं तो उसको लाने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, किस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं। तो परियोजनाओं को ऐसे लागू करें जिससे आपका उद्देश्य स्पष्ट हो कि आपको इससे क्या प्राप्त करना है। ठीक है। लक्ष्य आपका विशेष होना चाहिए। उस लक्ष्य के लिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समय समय पर मापते रहें। ठीक है, कि उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है। और जो है उसकी एक समय सीमा भी होनी चाहिए, कि जब भी आप कोई योजना लागू कर रहे हैं आपको ये याद रखना है कि वो कितने समय के लिए, ठीक है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, उसका आउटपुट जो है आपको बाद में देखना है। तीसरा, ये किसके लिए होनी चाहिए, ये हितधारकों को की पहचान आपको कराए। ठीक है। यानी उन लोगों की पहचान कराए, करवाए आपको
जो कि प्रभावित होंगे इस योजना से, जिनको क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, जिसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे आपका स्कूल का प्रशासन, ठीक है, किसको प्रभाव पड़ेगा, आपकी स्कूल की मैनेजमेंट को। का अगर फायदा होगा नुकसान होगा, दोनों ही चीजों को स्कूल मैनेजमेंट नोटिस कर पाएगी। आपके जो अध्यापक हैं उनको इस चीज से प्रभाव पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज का प्रभाव पड़ेगा, जो माता पिता हैं, ठीक है। अगर पॉजिटिव इफेक्ट भी होगा तो भी दिखाई देगा, नेगेटिव होगा तो भी हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स को और अंत में किसके, समाज को, ठीक है, आपकी सोसाइटी को भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा कि विद्यालय में बदलाव आ रहा है, तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको स्कूल मैनेजमेंट, अध्यापक, छात्र सब पर देखने को मिलेगा। फिर चौथा स्टेप आपको याद रखना है कि क्या करना है, हमें प्रस्ताव तैयार करना है, ठीक है। प्रस्ताव तैयार करने का क्या मतलब होता है, प्रस्ताव तैयार करने का मतलब होता है कि आपको अपनी पूरी परियोजना का विवरण देना है, ठीक है। मतलब संक्षिप्त में जानकारी आपको इसकी प्रदान करनी है कि हमें जो भी परियोजना है वो क्यों लागू की जा रही है, इससे क्या लाभ होने वाला है, ठीक है, किस लिए इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो हर एक बात की जानकारी जो है आपको देनी है, ताकि हम उससे होने वाले बेनिफिट को जो है पहचान सकें, ठीक है, और अपनी जो भी योजनाएं हैं उसमें क्या कर सके, सफल हो सके। तो इसलिए जब भी कोई परियोजना आप शुरू कर रहे हैं उसको हमेशा कैसे लेकर चलेंगे, हम स्टेप के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को जो है वो फोकस करते हुए चलेंगे, ताकि हम उसकी फायदे और नुकसान दोनों का क्या कर सके, मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। फिर हमें करना है परियोजनाओं का मूल्यांकन। परियोजनाओं के मूल्यांकन से क्या मतलब होता है कि जब भी हम किसी परियोजना की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी परियोजना की सफलता उसके मूल्यांकन पर निर्भर करती है कि जो भी योजना आप शुरू कर रहे हैं उस योजना को शुरू करने से आपको क्या फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी परियोजना को लागू कर रहे हैं, समय समय पर आपको क्या करना है, उससे होने वाले बेनिफिट को हमें देखना है, उससे होने वाले लाभ को, उससे होने वाली हानियों का हमें पता लगाना है, ताकि उसमें समय रहते ही हम क्या कर सके, बदलाव लेकर आ सकें, ठीक है। और बदलाव लेकर आएंगे तो समय पर हम उन गोल्स को अचीव करेंगे जिनसे हमें क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो परियोजनाओं को मूल्यांकन लागू करने के बाद परिणामों की गुणवत्ता, मतलब कि आपको जो फायदा हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है, जो परिणामात्मक दृष्टि से हमें क्या करना है, नापना है, मतलब उसकी क्वालिटी को भी नापना है, उसको संख्या में भी हमें नापना है। तो जब हम इस तरह के परिणाम में से पता चलता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति इस योजना को लागू करने के बाद हुई है या नहीं हुई, तो किस सीमा तक हम इस कार्यक्रम में परियोजनाओं का मूल्यांकन विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकित किया जाए, ठीक है। तो किस स्तर पर हमें क्या करना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो जब भी आप क्या करेंगे, किसी परियोजना का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक आप संरचित तरीके से क्या कर सकते हैं, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। संरचित तरीके से हम इसका मूल्यांकन करेंगे। फिर इसमें आप कह सकते हैं कि किसी परियोजना के साथ आगे बढ़ने, ठीक है, कि आपको लगता है कि बेटर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के जब भी मामले हैं, या फिर आपको परियोजना की क्या करनी है, व्यवहार्यता का, ठीक है, कि उससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी व्यवहार्यता का आपको क्या करना है, आकलन करने के लिए प्रक्रिया का इस्तेमाल करना है, मतलब एक मेथड का चुनाव करना है, ठीक है। प्रक्रिया का प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे, हम एक मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमें उसके लाभ हानि के बारे में बताए, जो हमें ये बताए कि वो परियोजना हमारे लिए गुणात्मक है या नहीं, ठीक है, गुणात्मक है या नहीं है, हमें इस बारे में पहले ही अवगत कराए, ताकि समय रहते हम उसमें बदलाव लेकर आ सके, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें अक्सर हम क्या करेंगे, मतलब सामान्य स्तर पर
आर्थिक मूल्यांकन को देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसानी से जो है हमें नापा जा सकता है। तो आर्थिक मूल्यांकन या फिर किसी अन्य, मतलब जो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है, जो भी परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, उस निर्णय का क्या करना है, हमें विश्लेषण करना है। विश्लेषण तकनीक का उपयोग करके विभिन्न विकल्पों की हमें तुलना करनी है, ठीक है, कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनके साथ हमें इसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि अगर ऐसा होता तो क्या कर सकते थे, क्या हमें लाभ मिलता। तो उन सभी चीजों को हमें इसमें क्या करना है, शामिल करना है, ताकि हम बेहतर रूप से क्या करें, इसका मूल्यांकन कर सके, ठीक है। तो शिक्षा में परियोजना आप देख सकते हैं कि जिससे शिक्षा के स्तर पर हो सकते हैं, शिक्षा के तरीकों में सुधार लाने के लिए हो सकते हैं, शिक्षा के में कौशल को बढ़ावा देने के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो परियोजनाओं के विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर हम अलग अलग तरह की जो है विधियां इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको उसकी क्वालिटी के बारे में और उसकी क्वांटिटी के बारे में बताएं कि इससे क्या परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो परियोजनाओं का हमेशा क्या करना है, मूल्यांकन करना है, ठीक है। और मूल्यांकन करने से जब भी आपको ये पता लग रहा है कि जब कार्य तरक्की पर है, मतलब आपको उससे फायदा हो रहा है, जब कार्य इकाई पूर्ण हो चुकी है, मतलब उसका एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, या योजना जो पूरी हो चुकी है, तो परियोजना के सिद्धांत निश्चित कर देने चाहिए कि जिस भी आधार पर वो परियोजना काम कर रही थी, हम उसको क्या करते हैं, उस आधार पर फिक्स कर देते हैं। और अगर कोई कमी है, मतलब अगर आपको लग रहा है कि फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, चलने दे रहे हैं, उसके सिद्धांत में, उसके कार्य करने की प्रणाली में कोई बदलाव नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि इससे आपको नुकसान हो रहा है, या फिर जैसा बेनिफिट आपने सोचा था, ठीक है, कि आपने सोचा था कि ऐसा लागू करने से हमें ये बेनिफिट या ये फायदा जो है होने वाला है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव लेकर आ सकते हैं, आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है, उसके कार्य के तरीके को बदल सकते हैं, या परियोजना को बदल सकते हैं, ठीक है, या फिर एक नई परियोजना लेकर आ सकते हैं, ठीक है, उसको हटाकर आपने कोई नया तरीका या नई योजना जो है उसके आधार पर लागू कर दी, जो आपको वो फायदे या वो रिजल्ट देगी जो आप चाहते थे, ठीक है। तो उन्हें सुधार करके दोबारा से जो है हम लेकर आ सकते हैं। इन सभी चीजों से हमें निष्कर्ष क्या देखने को मिलता है, अंत में आपको कि जो संस्थागत योजना है उनकी तैयारी के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, कि जब भी आप किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। संस्था का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन जो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है, समाज के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो जब भी किसी संस्था की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, तो उसमें क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उन पार्ट्स में हमें कैसी योजनाएं बनानी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि डिफरेंट पार्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, विश्लेषण। विश्लेषण का ये मतलब है कि स्कूल की आवश्यकताओं की जांच करना, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपके स्टाफ मेंबर को आपने कहा, ठीक है, या फिर आपने मान लीजिए कोई कमेटी बना दी, एक समिति बना दी कि स्कूल में जो भी आवश्यकताएं हैं मुझे उनकी सूची तैयार करके दे, ठीक है। अब कमेटी ने अपना काम किया, उन्होंने देखा, तो जो जो आवश्यकताएं उन्हें लगी, उन्होंने उसकी उन्होंने क्या कर दी, एक सूची तैयार कर दी। अब जो सूची आपके पास आई है, आपको इस सूची का क्या करना है, विश्लेषण करना है, मतलब अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने अनुभव के आधार पर आपको इस चीज की जांच करनी है, क्या जो समिति बता रही है वास्तविकता में उसकी आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है। तो उस आधार पर आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है, स्वयं जाकर चीजों का क्या करना है, अवलोकन करना है, स्वयं देखना है, ठीक है, कि वास्तविकता में इन चीजों की आवश्यकता है, जिसे आवश्यकता के नाम पर बताया गया है, क्या वास्तव में उसकी आवश्यकता है या उससे कोई परिवर्तन आ सकता है। तो उसका आपको विश्लेषण करना है। जब आप विश्लेषण कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं सर्वेक्षण की। तो समुदाय और स्कूल में जो भी संसाधन है उनका क्या करना, सर्वेक्षण करना। तो स्कूल में बहुत सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ठीक है, साइंस लैब आपने देखी है स्कूल में होती है, ठीक है। और बहुत सारे से क्या होते हैं, जैसे आपके स्कूल में प्रोजेक्टर रूम होते हैं, ठीक है। और अब कंप्यूटर लैब है जो बहुत जरूरी होती है विद्यालयों में, ठीक है, प्ले ग्राउंड है,
अब ये सब क्या है, ये सब संसाधन ही है, ठीक है, ये क्या है, ये रिसोर्स है, मतलब ये संसाधन है जो हमने विद्यालय में क्यों लिए थे, या फिर क्यों लगाए थे, या क्यों इनकी अरेंजमेंट की थी, ताकि हम बच्चे के हर तरह के विकास पर क्या कर सकें, फोकस कर सकें, ठीक है, हर तरह के विकास पर ध्यान दे सके, हर तरह से उसको क्या कर सके, विकसित कर सके। इसके लिए तो जैसे लाइब्रेरी में बच्चों को ले जाते हैं तो उनकी मानसिक, ठीक है, उनकी मानसिक वृद्धि को ये फोकस करती है, ठीक है, उनके अंदर पुस्तक पढ़ने की, रीडिंग की जो हैबिट है वो डेवलप करती है। साहित्य के प्रति कहानियां पढ़ेंगे अगर बच्चे तो उनके साहित्य के प्रति रुचि को उत्पन्न करने में सहायता करती है। साइंस लैब में अगर आप बच्चों को ले जाते हैं तो नए नए इंस्ट्रूमेंट के बारे में उनको जानकारी मिलती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, ठीक है, जो उन्होंने पहले, जो स्वाभाविक रूप से उन्हें चीजें कभी देखने को नहीं मिलेंगी वो देखने का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस उनको इस चीजों से प्राप्त होता है। जब वो एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ नया, न्यू नॉलेज को डिस्कवर करने का अवसर उन्हें मिलता है, ठीक है। एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो उनके अंदर डेवलप होता है, साइंटिफिक टेम्पर उनके अंदर डेवलप होता है, लॉजिक थिंकिंग उनके अंदर डेवलप होती है, ठीक है। प्रोजेक्ट रूप में हम वास्तविकता से, रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को वास्तविकता के बारे में बताया जाए, जानकारी दी जाए कि जो चीजें किताबों में आप पढ़ते हैं वो वास्तविक जीवन में कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है। एक बेटर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग जो है ये क्रिएट करती हैं, ठीक है, कि एक अच्छा अनुभव आपको सीखने का ये देती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट रूप में जो आप सुन रहे हैं बातें वो वास्तविक रूप से जो आप देखते हैं तो एक नया ही, एक अच्छा एक्सपीरियंस, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि, इंटरेस्ट को जो है ये जागृत करता है। कंप्यूटर ये हमारी रियल लाइफ की, मतलब आज हमारी जो प्रेजेंट एजुकेशन है इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इसके बिना आप लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत सारे टास्क को आपको इजी बना देता है। इसमें स्किल अगर आपका बेहतर हो जाता है तो आप जीवन में बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, अपनी आजीविका के लिए अपने इंटरेस्ट को जनरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत विकास कर सकते हैं, ठीक है। प्लेग्राउंड आपकी शारीरिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, शारीरिक के साथ साथ ये आपको मानसिक गतिविधियों का भी बेनिफिट देता है, ठीक है, आपके हर तरह के विकास को ये क्या करता है, फोकस करता है, उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सारे संसाधन हैं जो अलग अलग तरह से किसी बच्चे को विकसित करने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए, लेकिन आपने ये संसाधन उपलब्ध कराए, क्या इन संसाधनों का सही उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, क्या बच्चों को कभी लैब में, कंप्यूटर लैब में लेकर जाया गया है, या सिर्फ आपने कमरे ही बना दिए, ठीक है। तो अगर आपके संसाधनों का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो उन संसाधनों के होने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, वो क्या है, वो ना के बराबर है। तो जो भी स्कूल या समुदाय आपको संसाधन उपलब्ध करा रहा है आप इसकी जांच कीजिए, क्या बच्चों को अवसर मिल रहा है उनके प्रति चीजों को सीखने का, उनको इस्तेमाल करने का, संसाधन आपने उपलब्ध करा दिए, क्या सही इस्तेमाल उनका हो रहा है, ये जांचना भी बहुत जरूरी है ताकि हम अच्छी एजुकेशन की जो है वो व्यवस्था कर सकें। फिर सुधार संबंधी कार्यक्रम, ठीक है, कि विद्यालय में जो भी सुधार होने चाहिए, कि कहीं पे आपको लगता है कि किसी तरह की मरम्मत की आवश्यकता है या किसी चीज को बदलने की आवश्यकता है या किसी अन्य प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है तो ये क्या है, सुधार कार्यक्रम। तो स्कूल की आवश्यकताओं और स्कूल में पर्याप्त संसाधनों का ध्यान रखते हुए हमें ऐसी परियोजनाओं में सुधार करना है, ऐसे कार्यक्रम का निर्माण करना है जो स्थानीय, जिला स्तर और राष्ट्र के स्तर पर क्या करते हैं, आपकी योजनाएं जो हैं वो उन योजनाओं को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो मतलब सुधार लेकर आते हैं हर एक चीज में। तो आप कहेंगे कि आप अपनी स्कूल की आवश्यकताओं के आधार पर स्कूल के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए सुधार परियोजनाएं, कि कहीं पर कुछ आपको लगता है कि आवश्यकता है इसे बदलने की, तो वहां पर आप एक सुधार परियोजना ले आए कि इसके माध्यम से हम इस व्यवस्था में क्या लेकर आएंगे, सुधार लेकर आएंगे, ठीक है। तो जैसे अलग अलग तरह की तो सुधार परियोजनाएं आपके स्कूल के स्तर पर भी हो सकती हैं, आपने विद्यालय के स्तर पर ली हो, या आपके जिले के स्तर पर भी हो सकते हैं कि हम जिले में क्या करना चाहते हैं, मान लीजिए छात्रों की संख्या को विद्यालयों में बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति को आप हर बच्चे को आप शिक्षित करना चाहते हैं, कम से कम प्राथमिक स्तर तक या माध्यमिक स्तर तक हमें उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं। तो ऐसी इस प्रकार की चीजों को ठीक करने के लिए जो परियोजनाएं लेकर आती है, तो जैसे आपने मिड डे मील के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत ही कॉमन सी परियोजना है जो सरकार के
द्वारा लेकर आई गई थी, ठीक है, जो शिक्षा में सुधार करने के लिए, बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए, आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं उनको शिक्षित करने के लिए ऐसी योजना लेकर, तो ये जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाती है, ठीक है, ताकि हम अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में, शिक्षा की क्वालिटी में जो है क्या कर सके, सुधार कर सके। तो इनको हम सुधार संबंधी योजनाएं कहते हैं, कि जो सिर्फ किसी एक चीज को ठीक करने के लिए हमने लागू की थी, ठीक है। फिर क्या, कार्यान्वित करना, ठीक है, कि कोई भी योजना जब चलाई जाती है तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको किस तरह से लागू किया जाए। तो परियोजनाओं को अधिक से अधिक प्रयास करके उसे समुचित साधनों का प्रयोग करके लागू करना बहुत आवश्यक है, कि जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उस परियोजना को लागू करने के लिए उसकी व्यवस्था जो है सही समय पर की जाए, ताकि एक अच्छा आउटपुट जो है आपको उस योजना का प्राप्त हो सके। और इसके बिना किसी भी योजना को लागू करने का कोई भी महत्व नहीं बनता, उसका उद्देश्य जो है पूरा नहीं हुआ, तो सिर्फ योजना लाने का कोई भी लाभ नहीं होता। फिर अंत में बारी आती है किसी भी चीज के मूल्यांकन करने की, ठीक है। तो मूल्यांकन करना यानी किसी भी चीज के बारे में हमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, उसके रिजल्ट के बारे में हमें अवश्य पता होना चाहिए। तो स्कूल की आवश्यकताओं और स्कूल के पर्याप्त साधन जो है उनको ध्यान में रखकर हमें ये मूल्यांकित करना है, इस चीज को हमें मापना है, ठीक है, मेजर करना है, कि हमारे द्वारा जितनी भी परियोजनाएं लागू की गई हैं क्या वो अच्छी हैं, ठीक है, क्या वो अच्छी हैं या बुरी हैं, ठीक है, क्या वो सही है या गलत है, क्या हमारा डिसीजन सही था, क्या उससे कोई बदलाव आया है, ठीक है, क्या उससे कोई बदलाव देखने को मिला है, या जो परिणाम आया है वो आपके उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या उससे हम संसाधनों का जो हमारे पास उपलब्ध है उनका सही उपयोग हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये परियोजनाएं क्या करती हैं, आपकी कार्यों को सफल बनाती हैं, ठीक है। सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं परियोजनाएं आपके उद्देश्य को पूरा करने में आपको सहायता करती हैं। तो जिस भी सिद्धांत नियम के आधार पर आपने कोई भी योजना लागू की है, उसमें जो भी कमियां आपको नजर आ रही हैं, या अगर आपको रिजल्ट आपकी इच्छा के अनुसार नहीं मिल रहा है, तो उस योजना का मूल्यांकन करके हमें क्या करना है, या तो उस योजना में आप क्या करें, बदलाव करें, ठीक है, क्या लेकर आएंगे, बदलाव यानी चेंज, या फिर उसके लिए कोई सुधार कार्यक्रम चलाया जाए कि कोई चीज चेंज, या फिर उसकी जगह पर कोई नई परियोजना या फिर योजना को लागू किया जाए, ठीक है। तो इस आधार पर मूल्यांकन से आपको ये सारी चीजें पता लगती हैं, और इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज और बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सुसंगठित स्कूल का निर्माण करते समय मुख्य बातें व सिद्धांत हमें कौन कौन से ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, एक स्कूल का निर्माण कर रहे हैं, उस स्कूल के निर्माण में आपको किस प्रकार की, मतलब जब आप स्कूल बना रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करेंगे, ठीक है, ये जस्ट 1 मिनट। तो हम बात कर रहे थे स्कूल के निर्माण के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब अगर आप एक स्कूल बनाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है आप क्या एजुकेशन में अपना योगदान दें, या फिर आप एक विद्यालय का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसको बनाते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए उसकी हम चर्चा करेंगे। तो स्कूल भवन के निर्माण के बारे में साइदन साइदन क्या है, एक व्यक्ति है, वो ये कहते हैं कि एक आदर्श स्कूल भवन कैसा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए, बड़ा खुला होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम उसमें हर एक तरह की व्यवस्था करने की बात करते हैं। तो वो जैसे आप चाहते हैं कि बच्चों को एक खुला स्वस्थ वातावरण मिले, ऐसा विशाल, मतलब आधार पर, जिस आधार पर आप बना रहे हैं, जिस कक्षा के लिए बना रहे हो, उस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि वो हमेशा अच्छा और बड़ा हो, ताकि बच्चे उसमें आसानी से जो है अपनी चीजों को सीख सके, अपने एक स्वस्थ वातावरण में जो है चीजों को सीखने का प्रयास करें। तो ये विस्तृत होना चाहिए, और उनकी कलाकृति नयन विराम होनी चाहिए, ठीक है, कलाकृति नयन विराम होनी चाहिए, कि मतलब जब भी आप किसी स्कूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो विद्यालय होते हैं वो हमेशा कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, मतलब साधारण होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी आप उसमें कलाकृति, मतलब जो भी कलाओं का, जो भी पैटर्न का, जो भी आप
तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बनाने का, मतलब जैसे आपकी बिल्डिंग, ठीक है, आपकी इमारत की बनावट हो सकती है, ठीक है, उसके अंदर जो रूम्स हैं उन कमरों की बनावट हो सकती है, उसके अंदर के अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपकी गैलरी में जो डेकोरेशन या जो भी आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, कलाकृति सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, सुंदर होनी चाहिए, और कैसी हो, नयन अभिराम, मतलब उसको देखकर आपकी आंखों को आराम मिले, इतनी शांत, इतनी सहनशील जो है वो होनी चाहिए, मतलब एक शांति का वातावरण जो है उससे आपको फील हो, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट जो है, ऐसी कलाकृति का आप क्या करें, निर्माण करें, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। फिर नगर और गांवों में इसकी स्थिति ऐसी हो ताकि स्थानीय समुदाय को क्या हो, उस पर गर्व हो, मतलब जब भी आप स्कूल की इमारतें देखते हैं तो आपको लगता है कि वाह क्या स्कूल है। तो भले ही वो छोटा हो, ठीक है, भले ही वो ऐसी प्राइमरी स्कूल के लिए हो, भले ही वो माध्यमिक स्तर का हो, लेकिन उसको देखकर आपके स्थानीय जो लोग हैं उनके मन में ये विचार आना चाहिए कि बहुत अच्छा स्कूल बनाया है। तो वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में विकसित कुछ देशों में स्कूल भवन इतने सुंदर हैं कि वे न केवल बच्चों की शिक्षा के लिए प्रेरणा का केंद्र बनते हैं, बल्कि समुदाय के जीवन के लिए भी क्या है, सशक्त केंद्र है, मतलब कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज में आप ये देखेंगे कि स्कूल जो है उसकी बिल्डिंग को इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना बेहतर बनाया जाता है कि वो बच्चों को तो अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब शिक्षा के लिए तो बिल्कुल उचित है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था आपको वहां देखने को मिलती है, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो समुदाय है, जो सोसाइटी है, वो भी क्या होती है, उसको देखकर प्रेरित होती है कि इतना अच्छा विद्यालय उनके आसपास जो है जिससे हम शिक्षा का जो है केंद्र बना हुआ है, ठीक है, जो आपके देश को, आपके समाज को सशक्त बनाता है, बेहतर बनाता है। तो ऐसा जो है आप भवन निर्माण करने की कोशिश करें। फिर जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी भवन की, किसी विद्यालय का निर्माण कर रहे हैं, सबसे पहला जो स्टेप आपको याद रखना है कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि जब भी आप किसी चीज का निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, आपके पास एक ब्लू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे उसको बनाया जाएगा। तो आपको उसका एक बाहरी वातावरण जो है देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार की इमारत जो है आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी अच्छे आर्किटेक्चर से जो है अपने विद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं, एक नक्शा बनवा सकते हैं। सर्वप्रथम स्कूल निर्माण के लिए एक नक्शा बनवाना चाहिए, ठीक है, ये हमें भवन निर्माण की कला सरल और परंतु सुंदर भव्य होनी चाहिए, ठीक है, कि आप उसे पहले ही अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उनके बारे में बता सकते हैं, उस आधार पर वो आपको वैसे ही आकृति का निर्माण करके देते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। तो उसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपका जो भवन है वो कला के आधार पर, मतलब आर्ट के आधार पर सुंदर भी हो, लेकिन आसान यानी सरल हो, बहुत ज्यादा मुश्किल जो सिचुएशंस है वो देखने को ना मिले, सुंदर भी हो और भव्य भी हो, देखने में अच्छा भी लगे, ठीक है। तो ऐसा जो है आप उनसे क्या बनवा सकते हैं, ब्लू प्रिंट बनवा सकते हैं, नक्शा बनवा सकते हैं, जिसमें आप समय रहते ही क्या कर सकते हैं, पहले ही परिवर्तन, अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज अच्छी नहीं है या किसी चीज को यहाँ नहीं होना चाहिए, कोई स्थिति आप बदलना चाहते हैं, ठीक है, कोई डोर बदलना चाहते हैं, कॉरिडोर में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो वो आप आसानी से पहले ही इसमें कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि जब भी आप किसी विद्यालय का निर्माण करें, कोशिश करें उसमें कम से कम खर्च हो, ठीक है, कम खर्च का मतलब ये होता है कि क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है, मतलब कि गुणवत्ता, गुणवत्ता जो है वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे मटेरियल का आप इस्तेमाल करें, ठीक है, आप जब भी क्या करें, इस्तेमाल करें, अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल करें जो उसकी गुणवत्ता को बढ़ाए, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी या फिर ऐसी जो दिखावा करने जैसी चीजें होती हैं, ठीक है, दिखावे के लिए किसी वस्तु का इस्तेमाल ना करें, ठीक है, किसी वस्तु का इस्तेमाल ना हो, मतलब सिर्फ आपने क्या किया, डेकोरेशन के लिए या फिर सिर्फ दिखाने के लिए क्या कर दिया, उस चीज को वहां लगा दिया जो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन उसका कोई यूज भी नहीं है, और ना ही स्कूल का, आपको पता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट हमेशा सिंपल साधारण होना चाहिए ताकि बच्चों को एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिल सके जिसमें वो पढ़ सके। तो स्कूल भवन की जब भी आप योजना बनाते हैं, बनाते समय ये ध्यान रखें कि इस योजना में आप निर्माण में कम से कम खर्च करें। कम से कम खर्च करने का ये मतलब होता है कि जो उचित है,
जो सही है उन्हीं संसाधनों का आप क्या करें वहां पर उपलब्धता करवाएं, ठीक है। और बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों को उसमें अरेंज ना करवाएं, ना ही ऐसी चीजों को रखें जो बहुत ज्यादा महंगी हैं या फिर जिनके नहीं होने से कोई फर्क विद्यालय को नहीं पड़ने वाला है। तो उसके बजाय आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, अच्छी गुणवत्ता की चीजें जो है इस्तेमाल कीजिए, जो आपके भवन को सुंदर, बेहतर और लंबे समय तक जो है एक अच्छी इमारत के रूप में सुरक्षित रखेगा। तीसरी बात याद को आपको याद रखनी है, उपयोगिता। तो स्कूल भवन का जब भी निर्माण हो रहा है या निर्माण की योजना है, तो योजना ऐसी होनी चाहिए जो इससे संबंधित व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से क्या हो, उपयोगी हो। ठीक है, तो आपने देखा है कि जब भी हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए होता है, छात्रों के लिए होता है। तो आप ध्यान रखिए कि बच्चों को किस प्रकार की फैसिलिटी या सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, उन सुविधाओं को ध्यान में रखकर हमें उसका निर्माण करना है। फिर हम टीचर्स को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, थोड़ी सी सुविधाएं उनके आधार पर भी होनी चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए ताकि वो अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखे, ठीक है, बेहतर रूप से जो है बच्चों को सिखाने का प्रयास कर सके। तो जो भी बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है, लैब की आवश्यकता होती है, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या करें, स्कूल में चीजों की व्यवस्था करें, भवन का निर्माण करें जो आपके उन व्यक्तियों को क्या करेगी, विशेष लाभ देगी आपके विद्यालय में, जैसे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जो स्वाभाविक लाभ उन्हें उस चीज से मिलना चाहिए था वो उन्हें प्राप्त हो सकेगा। तो उनके लिए उपयोगी चीजों का ही क्या करें, इस्तेमाल करें, या फिर वैसी अरेंजमेंट करवाई जो उनके लिए आवश्यक है। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है किसी भी विद्यालय के निर्माण में कि अच्छे सामान का हमेशा इस्तेमाल करना है, कि जो भी वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी संसाधन आप उपलब्ध करा रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। कि भवन निर्माण में जो भी प्रयोग करने वाला सामान है, उसकी जो क्वालिटी है, सामान जो भी आप उपयोग करें वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। फिर जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी भवन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका निर्माण किस स्थान पर कर रहे हैं ये बहुत आवश्यक है, ठीक है। स्थान यानी जगह। तो हमेशा ऐसे स्थान पर स्कूल का निर्माण होना चाहिए जहां पर क्या होती है, शांति हो, बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो, ठीक है। या फिर वहां पर जो है भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि बाहर का जो वातावरण है उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर ना पड़े। तो स्कूल का निर्माण जब भी आप कर रहे हैं, जो स्थान आप चूज कर रहे हैं, जो स्थान आप ले रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, ठीक है। एक अच्छी शुद्ध वातावरण जो है वहां पर बच्चों को अवेलेबल हो सके, हृदय को आकर्षित करे, ठीक है, मतलब बच्चों के लिए क्या बने, एक आकर्षण का केंद्र बने, ठीक है, वहां पर हर चीज की अरेंजमेंट हो। तो ऐसे वातावरण में हमें हमेशा स्थित होना चाहिए। और भवन की दिशा ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर कमरों में धूप, रोशनी और वायु का संचार, ठीक है, कि धूप, रोशनी और वायु का जो संचार है वो कैसा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए कभी अगर लाइट नहीं है तो भी पढ़ने में समस्या ना हो, मान लीजिए कभी लाइट नहीं है या जनरेटर आपके खराब हो गए हैं, तब भी वायु का संचार अच्छा हो ताकि बच्चे गर्मी में परेशान ना हो। वैसे तो हम व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन जो भी चीजें होती हैं वो कभी भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी या काम ना करे, तो बच्चों को असुविधा ना हो, इसलिए अच्छा वायु का संचार, धूप, रोशनी, सब कुछ जो है वो पर्याप्त मात्रा में वहां तक पहुंच सके, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण बन सके। तो ऐसी दिशा में क्या करना है, भवन का निर्माण करना है, ताकि धूप जो है वो बच्चों के हर कमरे तक पहुंच सके, वायु का संचार अच्छा हो। ऐसी आदर्श स्थल पर आप क्या करें, स्कूल की स्थापना करें। फिर है कक्षाओं के कमरे, कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल में आपने मोस्टली देखा है जो स्कूल है वहां के कमरे कैसे होने चाहिए, वो एल आकृति के होने चाहिए। वैसे तो आप अलग अलग आकृति के अपने आधार पर बनवा सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपने मोस्टली देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में एल आकार के जो कमरे हैं वो बनाए जाते हैं। तो कक्षाओं के कमरों के आकार के नमूने आप देख सकते हैं, ठीक है। और उस आधार पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो कर्ण रेखा है उस आकार में कमरे
या तो अर्धवृत्ताकार हो। ठीक है, अर्धवृत्ताकार का मतलब क्या होता है कि जैसे जब आप एक पूरे सर्कल की बात करते हैं तो ये क्या है, एक पूरा वृत्त है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार आप कहना चाहते हैं तो हमने कहा कि ये कैसा है, आपने जब इसको आधा कर दिया, इस आकार के कमरे हैं, तो इस आकार के कमरों का लाभ क्या होता है, तो जब आपके पास इस आकार के कमरे हैं तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर आप देखिए कि अध्यापक होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट बैठे होंगे, तो जब हम देखते हैं कि एक तो आपके पास आयताकार के कमरे मोस्टली आपने देखा होगा, तो आपने देखा वहां पर क्या होती है, लाइन बनी होती है। ठीक है, अध्यापक क्या है 2 से 3 लाइन बनी होंगी जिसमें बच्चे जो है वो बैठे होंगे। तो ऐसे में क्या होता है, हर बच्चे पर या पीछे के बच्चे क्या कर रहे हैं, वो बहुत बार अध्यापक अपनी जो कंसंट्रेशन है या उस आधार पर नहीं समझ पाते हैं, या फिर बैक बेंचर्स जो है ज्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब बच्चे इस आकार में बैठते हैं तो हर एक बच्चे के मन में क्या रहती है, एक एक्टिवनेस रहती है कि अध्यापक उसे देख रहा है। ठीक है, वैसे अध्यापक कोशिश करता है कि वो हर किसी पर फोकस करे, लेकिन फिर भी पीछे के बच्चों में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो इस आकार में जब बच्चे बैठते हैं तो बच्चों का ध्यान ज्यादा अध्यापक की बातों पर रहता है, ज्यादा फोकस रहते हैं। तो इस प्रकार के कमरे की आकृति भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एल आकार के कमरे भी आप बना सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कि आपने इस प्रकार के बना लिए, या षटकोण के आधार पर, ठीक है, जिसमें 6 कोण होते हैं, तो इस आकार के वो आप अपने आधार पर बना सकते हैं कि आप किस प्रकार के कमरों की व्यवस्था अपने विद्यालय में करना चाहते हैं। ठीक है, तो आकृति के आधार पर एल आकार के कमरे, षटकोणात्मक आकार के कमरे, या आयताकार जो नॉर्मली आपको देखने को मिलते हैं सामान्य, वैसे कमरों की व्यवस्था आप अपने विद्यालय में कर सकते हैं। फिर कक्षा के कमरों का स्थान कैसा होना चाहिए, कि आपका एक जो कक्षा कक्ष है, एक उसमें कम से कम मिनिमम आप 30 या 35 बच्चे मान के चलिए कि एक बार में जो है वो बैठते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो कक्षा के कमरों को बनाते समय इतना आपको ध्यान रखना है कि जिसमें बच्चे जो है वो आराम से बैठ सकें। बैठने के बाद अगर कोई बच्चा पानी पीने के लिए या वॉशरूम के लिए जाना चाहता है तो आने जाने की प्रॉपर व्यवस्था उसमें हो। ठीक है, अध्यापक उसमें आसानी से जो है वो क्या कर सके, रोटेट कर सके, चक्कर लगा सके, ताकि बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं उनकी गतिविधियों पर भी वो फोकस कर सके। तो खड़े होकर या चलकर कम से कम 40 विद्यार्थियों के लिए जो एक कमरा है वो 20 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फीट ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ दे रखी है, ये 20 इंटू, स्टार का मतलब इंटू होता है, इंटू मतलब गुणा। ठीक है, और 15, तो ये इसकी क्या है, लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है, और ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, कि इतना ऊंचा होना चाहिए, 15 फीट ऊंचा होना चाहिए, और 30 फीट चौड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 20 फुट जो है वो कैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। तो इतना आकार होना चाहिए। अगर आप एक कमरे में कितने कम से कम 30-35 बच्चों को अज्यूम करते हैं तो इतना जो है उसका डायमेंशन होना चाहिए। फिर छात्रों की संख्या बढ़ने पर अधिक से अधिक 60 से 65 बच्चे जो है उस कमरे में बैठ सके। मान लीजिए कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई कुछ बताने के लिए, ठीक है, या फिर आप एक ही स्थान पर बच्चों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो एक कमरे में कम से कम 60 से 65 बच्चे आसानी से बैठ सके। अगर ऐसी व्यवस्था आप चाहते हैं तो आपके कमरे की लंबाई कम से कम 30 फीट होनी चाहिए। 30 फुट से कभी भी अधिक जो है कमरे को ना बनाए, क्योंकि ऐसा होने पर अध्यापक की जो आवाज है फिर वो बच्चों के आखिरी पंक्ति तक, लास्ट में जो बच्चे बैठे हैं उन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंचेगी। और इसमें विद्यार्थी भी जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई बातों को जो है ना ही देख पाएंगे, ना ही उनको समझ पाएंगे। तो उस चीज में भी क्या होती है, असुविधा होती है। तो ज्यादा से कम आपको कम 20 फीट, और ज्यादा से ज्यादा आपको इसकी लंबाई कमरे की 30 फीट रखनी है। उस आधार पर आप अपने डायमेंशन को निर्धारित कर सकते हैं। फिर हम अगर बात करते हैं किसी प्रकाश की, कि कमरे में जो प्रकाश है, रोशनी है, वो पर्याप्त मात्रा में आए। तो कमरे में ऐसा होने चाहिए जिसमें प्रकाश मतलब अच्छी तरह से आप कह सकते हैं खिड़कियों की व्यवस्था हो, दरवाजों की व्यवस्था हो। ठीक है, और उचित प्रकाश जो है वो बच्चों के पास पहुंच सके, ताकि बहुत ज्यादा गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी जो उन्हें ना लगे, हवा का प्रवाह बना रहे। ठीक है, और बहुत ज्यादा सर्दी भी होती है तो उस वक्त भी धूप जो है बच्चों तक पहुंच सके, ताकि उनकी बैठने की व्यवस्था में कोई समस्या ना आए। तो कमरे की जो खिड़कियां हैं, बैठने का जो प्रबंध है,
दीवारों का रंग जो है वो ऐसा चुनाव करें जो बच्चों को शीतलता प्रदान करे। ठीक है, शीशों के रंग का भी चुनाव आप कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ज्यादा हीट को ऑब्जर्व ना करे, जैसे ब्लैक शीशे बहुत सारे लोग लगा लेते हैं जो हीट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं लेकिन बाहर नहीं जाने देते। तो ऐसी चीजों का चुनाव बिल्कुल भी ना करें जो अव्यवस्था दे आपको। और कृत्रिम प्रकाश की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, सूर्य का प्रकाश तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी आपके कमरों में क्या होनी चाहिए, उचित रूप से लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, कि अच्छी तरह से लाइट की अरेंजमेंट हो वहां पर, ताकि बच्चों को प्रॉपर जो है विजिबिलिटी हो सके हर एक चीज की। दूसरा ये है कि वहां पर फैन की जो अरेंजमेंट है वो भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका रूम बड़ा है तो वहां पर ज्यादा फैन होने चाहिए। ठीक है, सही उचित डिस्टेंस जो है वो बहुत मैटर करता है, तो सही डिस्टेंस पर लगे हों ताकि हर एक बच्चे को जो है वो वायु का प्रवाह जो है प्राप्त हो सके। फिर हम बात करते हैं कि वायु का संचार, की वायु भी पर्याप्त मात्रा में सभी बच्चों तक पहुंचे। वायु की व्यवस्था भी कमरों में उचित ढंग से होनी चाहिए। ये कहा भी गया है कि हवा और रोटी मांस के समान एक भोजन है, मतलब कि हवा भी आपके लिए उतनी ही आवश्यक है जितना कि भोजन आपके लिए आवश्यक है। और कक्षाओं में ताजी हवा का संचार मन और शरीर दोनों को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। कि बाहर से अच्छी हवा का प्रवाह रहता है तो आप ज्यादा इरिटेट नहीं होते, ज्यादा आप का जो फोकस है वो पढ़ाई पर बना रहता है। ठीक है, तो घुटन वाले कमरे में नीरसता मतलब आलस्य होता है, बच्चों को ये लगता है कि जल्दी से क्लास खत्म हो, जल्दी से बाहर भागे, जल्दी से क्लास खत्म हो, तो ऐसा उनको कभी ना फील हो, आलस्य ना हो। ठीक है, उनको घुटन महसूस ना हो। इसलिए जो आपके कमरे हैं वहां पर वायु का संचार जो है वो अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। खुले हवादार जो है क्या होने चाहिए, कमरे होने चाहिए। वहां पर खिड़कियों और किसकी, रोशनदान की रोशनदान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपकी जो क्लासेस हैं वो बेहतर रहती हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ने का मन करता है। ठीक है, और वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाते हैं। फिर है कक्षा के कमरों में फर्नीचर की बैठने के लिए जो सुविधाजनक चीजें होती हैं वो बेहतर होनी चाहिए। कि जब भी आप क्या कर रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो वो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो कमरे में जब भी बच्चों के लिए फर्नीचर का प्रबंध कर रहे हैं वो सुधारू अच्छे तरीके से होना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर शारीरिक रूप से थक जाएगा किसी चीज पर बैठे हुए, तो वो मानसिक रूप से कभी भी अपनी पढ़ाई को फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कि अगर शरीर पहले से ही थका हुआ है तो आप मस्तिष्क को पढ़ाई पर फोकस नहीं करवा सकते। तो जब भी आप कमरों में क्या कर रहे हैं, फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखें कि वो बच्चों को क्या देने वाली हो, आराम देने वाली हो। उनकी जो पुस्तकें हैं उनको रखने का लिए एक डेस्क होना चाहिए, बैठने के लिए बेंच का प्रयोग हो। ठीक है, और उनकी रीढ़ की हड्डी पर या फिर उनकी चेस्ट पर बहुत ज्यादा जो है प्रभाव ना पड़े, जिससे बच्चा बैठे बैठे थक जाए। तो कंधों की विकृत गोलाई और कमर के स्थायी झुकाव के लिए भी जो है शरीर को हानि हो सकती है। मतलब लगातार लंबे समय तक बच्चा एक ही पोजीशन में अगर बैठा रहता है तो थकावट, ठीक है, पेन जो है शरीर में होने लगता है। तो ऐसी असुविधा ना हो। तो आपने देखा बहुत सारे स्कूलों में क्या होती है, चेयर अरेंजमेंट होती है। ठीक है, कि सिंगल चेयर लगी होती है, कि एक बच्चा एक ही चेयर पर बैठेगा। ठीक है, और उसमें एक प्रॉपर लाइन अरेंजमेंट आपने देखा है बनी होती है। तो उससे क्या होता है कि उसके पास खुद के पास क्या है कि एक साइड से इस प्रकार से एक बेंच लगा होता है जिसपे वो अपनी पुस्तकें रख सकता है, बुक रख सकता है। और उसको अपनी कमर को रिलैक्स करने के लिए भी क्या मिलता है, एक सहारा मिलता है। तो वो बेहतर तरीके से क्या कर पाता है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाता है। तो ऐसे फोकस भी बनता है, उसे आराम भी मिलता है। ठीक है, और अनुशासनहीनता भी जो है विद्यालय में आपको देखने को नहीं मिलती, कि बच्चा थकाव के कारण ऐसी वैसी पोजीशन अगर ले रहा है। ठीक है, तो जिससे असंतोष होता है विद्यालय में। ठीक है, बैठने की जो असुविधा है उससे क्लास के अरेंजमेंट जो है वो खराब होते हैं, बच्चे दूसरों को कॉपी करने लगते हैं, वैसे ही बैठने लगते हैं। तो एक असामाजिक वातावरण जो है वो फैल जाता है। तो इसलिए आप जब भी क्या कर रहे हैं, फर्नीचर की व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो उस आधार पर करें ताकि बच्चा जो है कंफर्टेबल होकर कम से कम 6 से 7 घंटे वो बैठेगा तो आराम से कंफर्टेबल रहे, उसे किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी।
फिर है स्टोर का कक्ष, स्टोर रूम, कि विद्यालय में हमेशा क्या होना चाहिए, एक स्टोर रूम होना चाहिए। ठीक है, स्टोर रूम इसलिए ताकि जो भी चीजें, जैसे कोई चीज टूट जाती है विद्यालय में, उसको कहाँ रखा जाए, स्टोर रूम में आप रख सकते हैं। फिर जैसे आपके स्कूल में अलग अलग चीजों के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है, कि आपके एडमिशन का रिकॉर्ड है, विद्यालय में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिकॉर्ड है, आपके विद्यालय में जितना सामान आपने रखा हुआ है उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, बिल्डिंग कब बनी थी तब से लेकर अब तक जितनी भी चीजें आपके स्कूल में आई हैं उन हर एक चीज का रिकॉर्ड होगा आपके पास। तो स्कूल में हर एक चीज के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, स्टोर कक्ष होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी रिकॉर्ड है आप उसमें प्रॉपरली अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, ताकि समय पर जब भी आवश्यकता है आप उसे आसानी से वहां से प्राप्त कर पाते हैं। कोई भी स्कूल में चीज या बेंच टेबल टूट गया है तो उसको एक अलग स्टोर में आप क्या कर पा रहे हैं, रख पा रहे हैं। तो अलग अलग तरह के स्टोर कक्ष भी क्या कर सकते हैं, आप निर्माण करवा सकते हैं। फर्नीचर रखने के लिए एक स्टोर कक्ष का निर्माण करवाया जा सकता है। ठीक है, या दफ्तर के पुराने रिकॉर्ड को रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्टोर कक्ष का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी पुराना रिकॉर्ड है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक स्टोर कक्ष, अन्य सामान के लिए एक स्टोर कक्ष, या फिर आपके स्कूल में जैसे कोई कार्यक्रम होता है और उसमें उससे संबंधित जो भी सामान होता है उसको भी स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी आप एक स्टोर कक्ष की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह विज्ञान या विज्ञान कला से संबंधित विभाग जो है उनके लिए भी क्या है, स्टोर कक्ष हो सकता है। फिर है वॉशरूम की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था। तो प्रत्येक स्कूल में बच्चों के लिए, विद्यालय के स्टाफ के लिए, ठीक है, उनके लिए क्या होनी चाहिए, वॉशरूम की प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिसमें बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो है हम हर एक चीज को, अनुशासन को मेंटेन रख सके, जहां तक हो सके बच्चों को हर एक चीज के बारे में जानकारी दें। ठीक है, उनको इस्तेमाल करने के बारे में, उसमें भी उचित प्रकाश रोशनी होनी चाहिए, पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार का असुविधा का सामना ना करना पड़े। फिर आती है अगली व्यवस्था, जिसमें हम कहेंगे कि बच्चों के लिए क्या होने चाहिए, स्कूल के मैदान होने चाहिए, जो उनकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास को क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो बच्चे हर दिन, सारे दिन पढ़ते पढ़ते वो थक जाते हैं, तो उनके शरीर को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए, उनको थोड़ा सा चीजों के प्रति उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए स्कूल भवन में आप ये योजना बना सकते हैं कि खेल के मैदान को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, कि एक खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए, जिसमें इंडोर गेम्स भी होने चाहिए, आउटडोर गेम्स भी होने चाहिए, कि जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड होते हैं वो वैसे गेम खेल सकते हैं, और जो फिजिकल एक्टिविटी में नहीं इंटरेस्टेड हैं वो अपने इंडोर गेम्स का भी आनंद ले सकते हैं। तो स्कूल में विभिन्न खेलों की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, और बच्चा अगर खेलों के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो वो उससे भी पीछे ना छूटे। तो स्कूल के खेल के मैदान में सभी खेलों जैसे बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि का प्रबंध सुचारू रूप से, तो उससे संबंधित उपकरण भी आपके पास होने चाहिए, वैसे ही फील्ड की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है उसका आनंद आराम से ले सके। फिर है अध्यापक कक्ष, यानी एक स्कूल के लिए, स्कूल में जितना भी स्टाफ होता है उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कमरा होना चाहिए, ताकि जो अध्यापक है वो अपने खाली समय में वहां पर रिलैक्स कर सके। अगर वो अगली क्लास लेने के लिए अपनी कुछ प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो आराम से कर सके, कॉपी को चेक करना चाहता है तो वो कर सके, बाकी किसी कार्य को अगर वो खाली समय में करना चाहता है तो वो पूरा कर सके। तो अध्यापक अपनी ऐसे टाइम में जहां पर वो क्लास नहीं ले रहा है, अपने लेसन प्लान को बनाना चाहता है, कॉपियां चेक करना चाहता है, तो उसके लिए एक अलमारी, शेल्फ का होना भी आवश्यक है, और उसके साथ साथ उसके पास जो पुस्तक पेपर है उनको रखने के लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो अध्यापक के लिए एक अलग से स्टाफ रूम भी होना चाहिए, जहां पर हर एक चीज की व्यवस्था हो, ताकि वो रिलैक्स भी कर सके और अपने काम को पूरा भी आसानी से कर सके। और फिर आखिरी व्यवस्था आती है किसकी, पेयजल व्यवस्था की, पीने के पानी का उचित जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो पेयजल व्यवस्था को भी सही ढंग से चलाने के लिए एक छोटा सा पेयजल कमरा होना चाहिए, जहां पर बच्चे पानी पी सके। ठीक है, और जिसमें जो टैंकी होनी चाहिए वो रखी होनी चाहिए। ठीक है, नल लगे होने चाहिए एक से ज्यादा, ताकि एक से ज्यादा एक बार में ज्यादा बच्चे जो है उसका इस्तेमाल कर सके, अधिक से अधिक पानी पी सके, और हफ्ते में इसकी सफाई कम से कम एक बार अवश्य होनी चाहिए, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की बीमारी, इन्फेक्शन से जो है हम बचा सके। और पानी पीने के बाद नीचे जो भी पानी गिर रहा है उसकी निकासी भी उचित व्यवस्था से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को उसमें फिसल के कभी गिरे ना, या और किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना उन्हें ना करना पड़े। तो जब भी आप किसी एक स्कूल भवन का निर्माण कर रहे हैं
तो ध्यान रखें ये सारी व्यवस्थाएं जो है स्कूल में होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट, ताकि एक बेहतर वातावरण जो है वो आप बच्चों के लिए तैयार कर सकें और उनको सीखने के लिए एक अच्छे विद्यालय के निर्माण कर सकें। ठीक है।